अनर्थ व्यवस्था चल रही है। आपको सच बता रहा हूं, छटपटा रहा हूं मैं। भीतर एक वेदना, एक करुणा, एक पीड़ा है, एक दर्द है कि इस आम आदमी को, बेचारे को रोंदा जा रहा है, उसकी खुशियों को कुचला जा रहा है। जैसे एक माता पिता अपने 2-4 बच्चों के जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं, उनको खुशहाल देखना चाहते हैं, उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, ऐसे ही मैं इन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशहाल देखना चाहता हूं, उनकी जिंदगी में खुशियां देखना चाहता हूं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। और ये होगा, ये होगा। मैंने कहा अब ये मेरे पास में रिपोर्ट है, पूरे एफडीआई की गाइडलाइन है इसमें। अब इसमें 20 लाख करोड़ रुपए ये वर्तमान केंद्र सरकार लेकर के आई देश में। एक भी मालिक का नाम नहीं बताती, प्रोविजन ही नहीं किया, बस खाली कंट्री का नाम बता दो और कौन भेज रहा है, खाली बस एक ऐसे ही कोई भी एक ऐसे ही फेक नेम दे दो, माने कोई भी नकली नाम दे दो, एक कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक प्रोविजन है, उन्होंने एक एफिडेविट पर साइन किए हुए कि जो पैसा आया है ये काला धन नहीं है, ये करप्शन का पैसा नहीं है, ये आतंकवादियों का पैसा नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसको साबित करो, तो इनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। मैंने आदरणीय राम जेठमलानी जी से बात की है, बाकी से तो 10-20-25 लाख रुपए से लेकर के करोड़ों लेते हैं, लेकिन हमारे केस मुफ्त में लड़ते हैं। तो मेरे से बोले बाबा जी, हमने बैठ के 2 घंटा इसके ऊपर पूरा डिस्कस किया, अभी एक पीआईएल फाइल करने वाले हैं और एफडीआई में जो भी पैसा आया है उन सबके नाम सामने आएंगे और उस दिन ये सारे बेईमान बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का पैसा देश के भीतर और बाहर और बहुत लगा हुआ है। ये एफडीआई मैंने बोला था ना, ये काले धन की क्या है, चाबी है, ये की है ब्लैक मनी की। क्यों? कि उससे पता लग जाएगा। यही लोगों ने क्या कर रखा है, 50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन सोना, जिसकी कीमत होती है 150 से लेकर के 300 लाख करोड़ रुपए, करीब 16 करोड़ रुपए लैंड में, 150 से 300 लाख करोड़ रुपए गोल्ड में, कम से कम सभी मानते 50,000 टन, तो 150 लाख करोड़ रुपए गोल्ड में, कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए लैंड में, 100 लाख करोड़ रुपए इलीगल माइनिंग में। तो ये गोल्ड माफिया, ये लैंड माफिया, ये माइनिंग माफिया और ये ड्रग माफिया, ये 4 जगह बहुत ज्यादा लगा हुआ है। 400-500 करोड़ तो इन 4 सेक्टर में लगा है कम से कम। कहते हैं बाबा ये 400 लाख करोड़ रुपए कहां है? मैंने कहा यहां है। इनको पकड़ेंगे कैसे? इनके सबके नाम एफडीआई में मिलेंगे। पहले इनको ब्लैक मनी जमा करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अभी इन्होंने क्या किया, 43 बैंक जो काला धन जमा करते हैं, ये इंटरनेशनल बैंक हैं, सिंगापुर के, दुबई के, डेलावेयर कैमन आइलैंड के, स्विट्जरलैंड के, बामाहास के, वो बैंक जो ब्लैक मनी जमा करते हैं, वो 43 बैंकों को यहां लाइसेंस दे दिया। वो इटली के, स्विट्जरलैंड, पहले इनको बाहर जाना पड़ता था, ओवर इनवाइसिंग करके, अंडर इनवाइसिंग करके, हवाला करके, ये ऐसा पैसा बाहर भेजना पड़ता था। अब बाहर नहीं भेजना पड़ता, वो बैंक यहीं आ गए। और इन बैंकों से आप डिटेल नहीं ले सकते। इनकी 331 शाखाएं हैं और इनके यहां पर 331 शाखाओं के अलावा इनके 46 इनके ऑफिसेज हैं। यहां कितने? 46 ऑफिस हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। 331 इन बैंकों की शाखाएं हैं और 43 बैंक हैं जो काला धन जमा करने का गोरख धंधा करते हैं। भाई बहनों, 1000 से ज्यादा नाम जर्मनी आदि ने दिए, वो कोई एक का भी नाम बताए नहीं कौन किन का है। क्यों? सब इनके द्वारा संरक्षित लोगों के। जरा अगली बात गौर से सुनना। मैं 5 प्रमाण दे रहा हूं। एफडीआई का प्रमाण दिया, ये ब्लैक मनी जमा करने वाले बैंकों का प्रमाण दिया, तीसरा मैंने जर्मनी आदि से आई हुई डिटेल। चौथी बात, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, सीबीआई, आईबी, सारी एजेंसियों के पास अलग अलग लोगों के नाम हैं। 50,000 से ज्यादा इलीगल मनी ट्रांजैक्शन ट्रेस किया।
इसको हिंदी में बोलेंगे, अवैध धन का लेन देन की जानकारी हमारी सरकारी एजेंसियों के पास में है, लेकिन एक को भी जाहिर नहीं करते, क्योंकि सब में यही फंसे हुए हैं। जल, पांचवी बात में 5 बातें, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट के माध्यम से लूटा, वो सब इनके पास। कुछ लोग कहते हैं बाबा ये बड़े ताकतवर हैं। अरे मैंने कहा इनके पास में जो पैसा है वो इनका नहीं है, वो हमारा है, और वो हमारा धन हमें इनसे वापस लेना है। कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे, और अपना हक जब मांगने से नहीं मिलता है तो चाहे उसको संघर्ष करके लड़ करके भी हमको लेना पड़े तो भी हम लेंगे, ये हमारा अधिकार है। अपना दायित्व निभाते हुए हम अपने इस अधिकार के लिए ये संघर्ष की अब ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को तो बड़ी पहल करनी ही पड़ी है किसी भी युग में, हमेशा से। जरा अगली बात गौर से सुनना। मैंने कहा अब इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। बोले बाबा जी इतनी दौलत, इतना पैसे कहां से इकट्ठा कर लेते, कैसे कर लेते हैं? जब इनका पूरा चिट्ठा सामने आएगा ना, जब ये सत्ता से इनका पत्ता साफ हो जाएगा, जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक तो ये पता नहीं लगाने देंगे, क्योंकि सब चीजों को दबा के बैठे हुए खुद ही। तब अरे ये तो हम तो सोचे थे कि ये तो देश चला रहे हैं, तो लूट लिए सब कुछ। करीब 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जिस भारत की सीमाएं थी, कितनी सीमाएं थी हमारी? ये सब बातें नोट कर लो, आप लोगों को अच्छी लग रही हैं सब बातें, लेकिन तुम्हें ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ये आगे जाकर के कहनी है, इसलिए आज बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। जीवन को तो अच्छा बनाना ही है, योग से, ध्यान से, सेवा से। आपको ये सच अंतिम आदमी तक पहुंचाना है, और जिस दिन ये सच अंतिम आदमी तक पहुंच गया उस दिन हमेशा ये देश रावण के नहीं राम के साथ खड़ा हुआ है, कंस और जरासंध के साथ नहीं कृष्ण के साथ खड़ा हुआ है, नंदवंश के साथ नहीं चाणक्य के साथ में खड़ा हुआ है। आज के भी कुछ नंदवंश, कुछ रावण, कंस, जरासंध के वंशज इस देश को लूट रहे हैं। अब आपको सच्चाई बतानी है, और जिस दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी ना, अब वो सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इतना लूट लिया और अभी भी लूट रहा है। जरा अगली बात सुनो, ये सारी बातें नोट करना। हर वर्ष अब भी कितना लूट रहा अपना देश। मैं हमेशा ना, ये मेरे पास में डायरिया होती है, मैं लिखता रहता हूं। अभी भी प्लेन में बैठा हुआ तो लिखता हुआ आया। कभी थक जाता हूं तो सो जाता हूं, कभी गाड़ी में, कभी प्लेन में भी, और फिर आंख खुलती है फिर लिखने लग जाता हूं। एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, अब इस धरती से पाप, अधर्म, अन्याय, नाइंसाफी को खत्म करना है, गैर बराबरी को खत्म करना है, सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा करनी है, और जो वंचित लोग हैं उनको उनका अधिकार दिलाना है। अब इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं अपने देश को देखता हूं ना, हर दिन लूट रहा है देश, हर दृष्टि से। 10 लाख करोड़ रुपए हर साल घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार और घोटाले। अभी भी हर साल कितने, ये और बहुत सी एजेंसियां इसके ऊपर काम करती हैं। दुनिया का, देश का टॉप ब्रेन इस पर लगा हुआ है कि कैसे देश लूट रहा है। इसके ऊपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि देश कैसे कमजोर हो गया, इतना ताकतवर मुल्क। तो बोलते हैं हर साल भ्रष्टाचार और घोटालों में कितना जा रहा है देश का? अरे जोर से बोलो तो सही, तुम्हारा ही है ये। अच्छा, तुम्हारे घर से 10,000 चला जाए, 10 लाख या 10 करोड़ की चोरी हो जाए, छोड़ दोगे? खून पसीने की मेहनत की कमाई कोई चोरी करके ले जाए, ले जाने दोगे? क्यों? अरे बाबा जी हमारा है, हमने मेहनत करके कमाया है। तुम्हारा कोई हाथ कांटे काटने दोगे? तुम्हारी मां, बहन, बेटी की इज्जत कोई लूटने दोगे? बोले बाबा ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये कैसे हो सकता है? जैसे हाथ तुम्हारा है, जैसे मां, बहन, बेटी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी दौलत तुम्हारी है, ऐसे ही ये देश भी तुम्हारा है। इसको कोई लूटे तो उतना ही दर्द होना चाहिए जितना तुम्हारी मां, बहन, बेटी की इज्जत, आबरू पर कोई हाथ उठाता है। भारत स्वाभिमान के हमारे संस्थापक ट्रस्टी और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में, इस मां भारती की सेवा के इस यज्ञ में जिन्होंने हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है,
आदरणीय श्री गर्ग साहब से कहूंगा कि वो यहां आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब पूरे मध्य उत्तर प्रदेश के हजारों जज्बाती भाई बहन एक बहुत ऊंचे संकल्प के साथ यहां पर उपस्थित हैं, उनको दो शब्द कह करके कृतार्थ करेंगे। एक बार सभी का जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन आदरणीय श्री एस के गर्ग साहब के लिए। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी सूक्ष्म बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। स्वामी जी के इतने ओजस्वी उद्बोधन के बाद और आप लोगों का जोश, आज मैंने जब दोनों हाथ उठाते हुए आपने भारत माता की जय की, तो मेरे अंदर भी जो रुका हुआ खून था वो बहुत तेजी से संचार करने लगा। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूं। स्वामी जी के व्यक्तित्व में वो प्रताप है कि उनके द्वारा जब भी कोई उद्बोधन दिया जाता है तो हमारा सोया हुआ भारत फिर से जागने लगता है। जो भी आज स्वामी जी ने कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहन जो यहाँ आए हैं और जो यहाँ नहीं भी आए हैं, वो आपके माध्यम से स्वामी जी के साथ 100% इनके अभियान में कंधे से कंधा बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे और इस देश के नवनिर्माण में सहयोगी बनेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अभी जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई, तो मैं इधर 1-1.5 वर्ष से बहुत विषम परिस्थितियों में था और स्वामी जी के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आस्था और संस्कार के माध्यम से रोज़ मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो जाते थे और उसी से मेरी ऊर्जा कायम रहती थी और उसी के चलते मैं विषम परिस्थितियों से निकलकर एक वीर योद्धा की तरह बाहर निकल कर आया हूं। और ये मैं वादा करता हूं कि स्वामी जी, आपके चरणों में मेरी सेवाएं जैसी भी हैं हमेशा रहेंगी और जो भी मेरे से कुछ बन पाएगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो सुख और जो जीवन मुझे आपके साथ रहने में प्राप्त हुआ है, वो मेरे ऊपर कर्ज के रूप में है और मैं धीरे धीरे उसको चुकाने का प्रयास भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। पीछे मैंने समाज सेवा के कार्यों में बहुत बड़े बड़े उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आज आचार्य श्री के जन्मदिन के अवसर पर मैं हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो रहा हूँ और मैं तब आपको विस्तृत चर्चा करके उनके बारे में भी बताऊंगा और आपका आशीर्वाद भी लूँगा और आपके दिशा निर्देश भी लूँगा। लेकिन जो आज मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, वो भी समझने की बात है। स्वामी जी और इनका संस्थान संवेदनशीलता में और देश के प्रति पीड़ा में कितना मार्मिक कार्य कर रहा है। मैंने टीवी पर देखा, स्वामी जी नारायण कोटि में जो आश्रम बनाया है, एक आश्रम की स्थापना की है जिसका नाम रखा है पतंजलि सेवा स्थल। वहाँ पर छोटे छोटे अनाथ बच्चे, स्वामी जी उनको प्यार कर रहे थे और मैं टीवी पर देख रहा था और आंसुओं की धारा मेरे आंखों से निकल रही थी। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया था कि जब भी मैं स्वामी जी से मिलूंगा तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम 100 बच्चों का पूरा पालन पोषण, जब तक वो पूरी तरह से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे और जीवन यापन के लायक नहीं होंगे, मेरे शहीद पिता के बनाए हुए ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। 100 बच्चों को मैं गोद लेने का संकल्प आज लखनऊ आपके आगमन के समय करता हूं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि स्वामी जी की सोच देश के प्रति और उन अनाथ बच्चों के प्रति सेवा देखकर शायद कोई भी इंसान ये सोचने में देर नहीं करेगा कि एक बहुत अच्छा भारत
एक बहुत अच्छा स्वर्ण समय आगे आएगा, जरूर आएगा। और एक बात आपसे और कहनी थी, विषम परिस्थितियों के चलते मैंने आपको जो 1 वर्ष पहले वायदा किया था कि ग्राम उद्योग यहाँ पर हम स्थापित करेंगे, उसकी जमीन भाई पीयूष कांत जी ने फाइनल कर दी है और शायद इसी माह में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। स्वामी जी के चरणों में एक बार नतमस्तक करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे नालंदा के और भाई आलोक जी और कटारा जी को और आदरणीय गर्ग साहब को एक बार सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार के अभिभावक के रूप में जो सदा सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं और हर काम में सदा, हर सेवा में सदा अग्रणी भूमिका में रहते हैं, चाहे कोई सेवा का काम हो, आंदोलन का काम हो और किसी बड़े से बड़े उद्देश्य के लिए जब कोई निर्णायक भूमिका निभानी होती है तब वो सबसे आगे की भूमिका में होते हैं। ऐसे हम सबके वरिष्ठ और इस पूरे परिवार के लिए अभिभावक के तौर पर जिनका सदा आशीर्वाद रहता है और सदा सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, मेरी तो इच्छा थी बहन रेनो भी आए, लेकिन वो अभी एक जो है परिवार में एक दुर्घटना हो गई थी, उधर गई हुई हैं। मैं आदरणीय श्री ओपी साहब जिनका परिचय सभी से है, जिनके लिए मैं कह रहा था, उनका एक बार सबके ओर से भावपूर्ण हृदय से मैं चाहूंगा अभिनंदन और वो भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कुछ शब्द युवा भारत के कार्यकर्ताओं और सब भाई बहनों के लिए कहें, उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, अभी पूजनीय जी स्वामी जी ने इस बात की घोषणा जो है कि साहब हर परिकल्प में मैं बसा रचा हुआ हूं पतंजलि परिवार के साथ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो जज्बा आपके सीने में है वही जज्बा मेरे सीने में है। जो जज्बा आपके सीने में है वही जज्बा मेरे सीने में है। अगर आपने कहीं कोई चिंगारी जो है छेड़ी है तो मैं आग लगाने की ताकत रखता हूं। बहुत सारे संदर्भों में स्वामी जी से विचार विमर्श होता रहता है। आज जो देश की हालत है उसके बारे में पूज्य स्वामी जी जो है मुझसे बेहतर आपके सामने उसकी रूपरेखा रख रहे होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देश की हालत हमेशा जो संविधान में परिभाषित है कि डेमोक्रेटिक पैटर्न में जो है राजनीतिक पार्टियां अपना अपना रोल अदा करती हैं और उससे देश का निर्माण और जो है सुदृढ़ीकरण होता है। मैं तो मौजूदा हालात में ये महसूस कर रहा हूं कि इस देश में कोई सरकार है ही नहीं, क्योंकि आर्थिक मुद्दों पर फेल, सामाजिक मुद्दों पर फेल, सद्भाव के मुद्दों पर फेल, आपसी भाईचारे के मुद्दों पर फेल। तो जब हर एक मुद्दों पर फेल तो फिर व्यवस्था क्या है? तो जब हमारा आर्थिक जो है विकास भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में पिछड़ा हुआ है तो फिर किस सरकार की बात करें, किस व्यवस्था की बात करें? हिंदुस्तान की लड़ाई आजादी के समय जो है लड़ा तो ना कोई मुसलमान था ना कोई हिंदू था, भारतवासी लड़ रहे थे। आज तो इतने टुकड़े कर डाला है इन सत्ताधारियों ने कि अब केवल वर्ण व्यवस्था बची हुई है जिसके आधार पर राजनीति न हो।
तो मैं मुद्दों के आधार पे भी इस बात का समर्थन आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के करना चाहता हूं कि इस दुर्दशा में इस देश को नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तो हमें इस भारतीय होने का फर्ज भी अदा करना होगा कि इस दुर्व्यवस्था से बाहर निकलना होगा हमें, और एक सुंदर व्यवस्था को जो है स्थापित करना होगा, जिसके लिए पूजनीय स्वामी जी आज अपने जीवन का हर पल इस देश और देशवासियों को एक सुव्यवस्थित और एक स्वच्छ व्यवस्था देने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कुछ दे सको या ना दे सको, श्रम तुम्हारे पास है, वाणी तुम्हारे पास है, विचार तुम्हारे पास है, धन तो जो है लोग दे जाएंगे तुम्हें, लेकिन इन 3 चीजों को लोगों से मांगोगे तो वो नहीं दे पाएंगे। उस कार्य को अपने हाथों में लो और आप जन जन के अंदर विचार, वाणी और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन की कमान संभालो आप। मैं इसलिए आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे पीछे हटने वाला हूं। हर व्यक्ति की अपनी परिधि है, हर व्यक्ति की अपनी परिधि है, और हर परिधि अगर सुरक्षित है तो केंद्र भी सुरक्षित है। तो हमें हर परिधि को सुरक्षित करना है। जहां तक रहा सवाल कि युवा सम्मेलन है, इसके बारे में मैं आपसे कहूं, उम्र जो भी हो जाए दिल जवान होता है, तभी युवा कहलाता है। मुझे अपने उस स्टूडेंट लाइफ और युवा वर्ष की यादें आती हैं कि जयप्रकाश नारायण जी बुजुर्ग जरूर थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को आह्वान किया था। और मुझे गर्व है इस बात का। कुछ इमरजेंसी के दौरान जो आह्वान जो है जयप्रकाश जी ने दिया था, उनके संगठन में मैं जो है शामिल होकर अपने युवा का कर्तव्य निभाया हूं। और मैं ये नहीं कहता कि इस देश के बुजुर्ग सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इस देश के बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ी पे नाज करते हैं, इसलिए युवाओं का आह्वान होना अनिवार्य है और युवाओं को आगे आना जरूरी है। अनुभव सीखने और सिखाने के लिए उन बुजुर्गवार को जो है सम्मान के साथ जो है उनसे अनुभव को सीखो, लेकिन आंदोलन की तीव्रता को लाने के लिए तो युवाओं की ही शक्ति काम देगी। इस बात के लिए जो है पुरजोर आपसे जो है गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा युवा इकट्ठा होगा, इस देश का इतिहास उतना जल्दी सुंदर लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पूजनीय जो है स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से यही वादा करता हूं कि हर पल जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरी दक्षता है, जो मेरी सोच है, वो आपकी सोच में समाहित है। हर पल मैं आपके साथ हूं। तो लक्ष्य को वही देना है। इस देश के युवा अर्जुनों से ये अनुरोध है कि मछली की आंख देखो, इधर उधर देखने से तुम तीर का भेदन नहीं कर पाओगे, इसलिए मछली की आंख पर इशारा करो और वो 2014 तुम्हारे लिए मछली की आंख है। देश में सत्ता परिवर्तन ला के रहो। इन्हीं शब्दों के साथ सौभाग्यशाली हैं आप। स्वामी जी को केवल स्वामी जी के रूप में मैं कभी देखने की कोशिश केवल नहीं करता हूं, बल्कि मैं स्वामी जी के लिए यह कह सकता हूं कि ये युग पुरुष हैं इस युग के, और इनकी सोच, इनकी दृष्टि
युग प्रदर्शक का काम करती है। इस प्रेरणा के साथ आपके पास ऐसा गार्जियन है, ऐसा नेतृत्व करता है, फिर आपको पीछे उपलट के देखने की या किसी असुविधा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जो है नमन के साथ, आप सारे भाइयों के साथ सद्भावना के साथ आपको ये आश्वस्त करता हूं, तुम आगे बढ़ते रहो, पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं है, जमाना तुम्हारे पीछे आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।